नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर सोया खाद्यान्न, दलहन एवं तिलहन से मूल्य संवर्धित उत्पादों में डिप्लोमा DPV CPO BPVI 032 खाद्य सूक्ष्म जैविकी खंड 1 प्रस्तावना इकाई 3 खाद्य आविशालुता 3.0 उद्देश्य। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप खाद्य वाहित आविशालुताओं के लिए उत्तरदायी आकस्मिक जीवों पर चर्चा कर सकेंगे। फफूंदों तथा जीवाणुओं क्लोस्ट्रिडियम बाटुलिनम और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस द्वारा उत्पन्न विषों की विवेचना कर सकेंगे। उत्पन्न सूक्ष्मजैविक विषों, खाद्य पदार्थों से संबंधित आविशालुता, रोग के लक्षणों, निदान, प्रकोप के लिए आवश्यक स्थितियों तथा बचाव संबंधी उपायों पर चर्चा कर सकेंगे और खाद्य उत्पादों में प्राकृतिक रूप से उपस्थित विषों के संबंध में जान सकेंगे। इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजैविक एजेंटों से होने वाले खाद्य वाहित विषाक्तताओं के बीच भेद कर सकेंगे और उनसे संबंधित सुरक्षात्मक उपाय अपना सकेंगे। 3.1 प्रस्तावना हमने खाद्य वाहित रोगों और उनके वर्गीकरण के संबंध में पहले ही पढ़ रखा है। खाद्य वाहित आविशालुताएं मूलतः ऐसे खाद्य वाहित रोग हैं जो अनेक सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न विषों, कवक विषों, जीवाणुविक विषों के सेवन से उत्पन्न होते हैं। खाद्य पदार्थों में उपस्थित प्राकृतिक विषों के परिणामस्वरूप भी मनुष्य खाद्य विषाक्तता से ग्रस्त हो सकते हैं। खाद्य विषाक्तता बासी, पहले से उपयोग किए गए बचे, अवशिष्ट, किण्वित, विकृत, संदूषित, विषैले और जीवाणुओं से संक्रमित खाद्य पदार्थों के सेवन से भी हो सकती है। 3.2 प्राकृतिक विष कुछ पौधे और पशु ऐसे खाद्य पदार्थ उत्पन्न करते हैं जिनमें विषैले पदार्थ होते हैं। कुछ दालों और फलियों में प्रोटीएज निरोधक, लेथाइरोजेनिक तथा फलिविज्म उत्पन्न करने वाले अभिकर्मक साइनोजीन्स, हीमोग्लूटेनिन्स और पेपोनिन्स जैसे विषाक्त पदार्थ होते हैं जिनके संबंध में नीचे चर्चा की जाएगी। ट्रिप्सिन निरोधक एक प्रोटीनी प्रकृति का पदार्थ है। यह एमिनो अम्ल विमोचन की क्रिया का दमन करता है। इस प्रकार यह उन पशुओं की सामान्य वृद्धि में बाधक होता है जिन्हें इस पदार्थ से युक्त दालें खिलाई जाती है। हीमोग्लूटेनिन्स भी प्रोटीन है। ये हमारी अवशोषण प्रणाली को अवरुद्ध करती है। साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड एंजाइम ग्लूकोसाइडेज द्वारा ग्लाइकोसाइड की हाइड्रोलिसिस के परिणामस्वरूप साइनाइड विषाक्तता उत्पन्न करते हैं। इस प्रतिक्रिया में हाइड्रोजन साइनाइड विसर्जित होता है। दालों में प्रति 10 ग्रा में 10-20 ग्रा साइनाइड अंश सुरक्षित माना जाता है। लीमा बीन फेसियालस तुनेटिस के अतिरिक्त अधिकांश फलीदार फसलों में साइनाइड इस सीमा के नीचे ही होता है, अतः उनका उपभोग सुरक्षित है। सैपोनिन उच्च अणुभार वाले ग्लाइकोसाइड है। ये पदार्थ सोयाबीन, स्वॉटबीन और जैकबीन में पाया जाता है। विषाक्त सैपोनिन से जी मिचलाने और वमन जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं, लेकिन इन फलियों को पकाने के पूर्व पानी में भिगोकर रखने से इस पदार्थ को दूर किया जा सकता है। अनेक फलीदार फसलों के बीजों में क्षारोद एल्कोलाइड पाए जाते हैं, लेकिन ये अपेक्षाकृत कम हानिप्रद होते हैं। दालों में उपस्थित कुछ यौगिक आयोडीन को बंधित करते हैं और इस प्रकार शरीर में आयोडीन की कमी कर देते हैं, जिससे हमारे थायरॉयड ग्रंथि प्रभावित होती है और अंततः घेंघा रोग हो सकता है। लेथाइरिज्म एक ऐसा रोग है जिसमें शरीर के निचले भाग को लकवा लग जाता है। इस रोग का संबंध प्रतिदिन 300 ग्राम से अधिक नियमित रूप से खेसरी दाल के सेवन से है। लेथाइरिज्म में विषाक्त पदार्थ हमारे जोरदार ऊतकों में सामान्य कोलाजेन रेशों के निर्माण में बाधा उत्पन्न करते हैं। विसिया फाबा में उपस्थित एक हीमोलाइटिक घटक फ्लेविज्म उत्पन्न करता है। इसका कारण सेम या ब्राडबीन का सेवन तथा इसकी फूलों के पराग का सांस के साथ फेफड़ों में चला जाना है। फ्लेविज्म एक प्रकार की हीमोलाइटिक रक्ताल्पता है। अनेक मामलों में इस रोग के आक्रमण के 24 और 48 घंटों के बीच मृत्यु हो सकती है। रुबाब का एक घटक ऑक्सैलिक अम्ल, जो पालक और चुकंदर में पाया जाता है, कुछ लोगों में ऑक्सैलिक विषाक्तता उत्पन्न करता है। कुछ अनाजों तथा सब्जियों में कुछ विषाक्तता पदार्थ भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अनाजों और आलूओं में प्रोटीएस निरोधक, पालक और एस्पेरेगस में सैपोनिन्स, तोरिया सरसों, पत्ता गोभी और इससे संबंधित प्रजातियों में गाइट्रोजेस जैसे पदार्थ होते हैं। गाइट्रोस हाइपोथायरॉयडिज्म उत्पन्न करते हैं, जिससे थायरॉइड ग्रंथि का आकार बड़ा हो जाता है। कुछ समुद्री प्राणियों के ऊतकों में विषाक्त पदार्थ होते हैं और यदि इन प्राणियों को खाया जाता है तो इनकी हमारे शरीर पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है। कुछ शैवाल जैसे जिम्नोडिनियम तथा गोनियोलेक्स भी विषैले होते हैं। गर्म करने पर भी ये पदार्थ नष्ट नहीं होते हैं।
जाय, शैवालीय अथवा प्लवकीय मत्स्य विषाक्तता ऐसी मछलियों अथवा कवचमीनों के सेवन से होती है जो शैवाल का सेवन करती है और उनमें उपस्थित विष मनुष्यों के प्रति विषाक्त प्रभाव उत्पन्न करता है। लकवा उत्पन्न करने वाली कवचमीन विषाक्तता स्कैलॉप्स, क्लैम्स और शुक्तियों जैसी उन कवचमीनों के सेवन से होती है जिन्होंने विषैले डायनोफ्लेजिलेटों का सेवन किया होता है। इस विषाक्तता के लक्षण संक्रमित खाद्य पदार्थ के सेवन के 10 मिनट पश्चात प्रकट होते हैं और इन लक्षणों में जठरांत्र की गड़बड़ी, ओंठों तथा उंगलियों में ऐंठन और उसके पश्चात उन पर लकवे का प्रभाव दिखाई देना, मांसपेशियों में पारस्परिक समन्वय का अभाव और अंततः शरीर का लकवाग्रस्त हो जाना जैसे लक्षण प्रमुख हैं। इसके परिणामस्वरूप हृदय धमनियों का कार्य करना बंद कर देने तथा सांस न ले पाने के कारण 2 से 12 घंटों में मृत्यु भी हो जाती है। मनुष्यों के लिए इस विष की घातक खुराक 3 से 4 मी 3.3 कवक विष। कवक या फफूंद जीवों का एक अत्यंत विविध और व्यापक समूह है जिसका खाद्य पदार्थों के उत्पादन, उनकी विकृति और सुरक्षा पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। कवकों का उपयोग न केवल प्रतिजैविकों अथवा एंटीबायोटिक्स के संश्लेषण के लिए किया जाता है बल्कि इनका उपयोग कुछ खाद्य पदार्थ उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। चीज, सोया सॉस, मिजो टेम्पेह तथा अन्य उच्च वर्ग द्वारा सेवन किए जाने वाले खाद्य पदार्थ इन कवकों की सहायता से तैयार किए जाते हैं। ये भी भली प्रकार सिद्ध हो चुका है कि कुछ फफूंद विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करते हैं, कुछ फफूंद बड़ी स्थूल फलदायी कायाओं में टॉक्सिन उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए एमेनिटर, जो एक विषैली खूबी है कि कुछ प्रजातियों द्वारा विष उत्पन्न किया जाता है। अन्य कवक या फफूंद जीवित पोषक तत्वों पर परजीवियों के रूप में उगते या अंकुरित होते हैं और कभी कभी ये केवल विशिष्ट पोषक पर ही उगते हैं, जिन्हें भंडारण कवक भी कहा जाता है। इन कवक या फफूंदों में क्लेडोस्पोरियम, फ्यूजेरियम, पेनिसिलियम, एस्परजिलिस और अल्टरनेरिया सम्मिलित है। कवकविष खाद्य पदार्थों पर उपस्थित फफूंदों द्वारा उत्पन्न द्वितीयक चयापचयज है, जो यदि मनुष्यों अथवा अन्य प्राणियों द्वारा खाए जाते हैं तो उनमें रोग उत्पन्न करते हैं और इनके सेवन से मृत्यु तक हो सकती है। प्राथमिक चयापचयज वे पदार्थ हैं जो हमारी वृद्धि के लिए अनिवार्य है, जबकि द्वितीयक चयापचयज हमारी बढ़वार की अंतिम अवस्था में निर्मित होते हैं और जीव की बढ़वार पर कोई प्रत्यक्ष व उल्लेखनीय प्रभाव नहीं डालते हैं। खाद्य पदार्थों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले कवक विष बोटुलिज्म विष की तुलना में लाखों गुना कम विषाक्त होते हैं, लेकिन इनके सेवन से दीर्घावधि चिरकालिक विषाक्तता के लक्षण उत्पन्न होते हैं, जो चिंताजनक है क्योंकि कुछ कवकजन्य चयापचयज कैंसरकारी होते हैं और अनेक प्राणी प्रजातियों की रोगरोधी प्रतिक्रिया को प्रभावित करते हैं। कवक या फफूंद से संदूषित खाद्य पदार्थ में उपस्थित विष के सेवन से उत्पन्न होने वाला सिंड्रोम या संलक्षण कवक विषाक्तता रोग अथवा माइकोटॉक्सिकोसिस कहलाता है। पिछली शताब्दी के आरंभ में 2 प्रमुख कवकविष रोगों के कारण काफी क्षति हुई और प्राणियों की मृत्यु भी हुई। इनमें से एक एलिमेंट्री टॉक्सिक एल्यूकिया (ATA) था, जो रूस में हुआ था और जिसका कारण फ्यूजेरियम स्पोरोट्राइकोइडिस द्वारा उत्पन्न T2 विष से संदूषित मक्का का सेवन था। दूसरा पीला चावल येलो राइस रोग जापान में हुआ था, जिसका संबंध पेनिसिलियम आइलैंडिकम से था। अभी हाल ही में एस्परजिलस फ्लेक्स से संदूषित मक्का के सेवन से उत्पन्न होने वाली एफ्लाटॉक्सिकोसिस को भारत में रिपोर्ट किया गया, जिससे लगभग 1000 लोग प्रभावित हुए, जिनमें से लगभग 100 की मृत्यु तक हो गई। कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण कवकविष जैसे स्पोडिस्मिस, स्लेफ्रामाइन और ट्रेमोजेंस ऐसे पशु आहार और चारों से संबंधित हैं जो इस आहार का सेवन करने वाले पशुओं से तैयार मांस तथा अन्य पशु उत्पादों की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। ये भी देखा गया है कि पशु आहार में उपस्थित कवकविष मानव आहार में भी प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि ये या तो वे अपने मूल रूप में अथवा चयापचयनित स्वरूप में खाद्य श्रृंखला से होकर गुजरते हैं। जब हम खाद्य पदार्थों को अनुपयुक्त स्थितियों में भंडारित करते हैं तो फिर कवक या फफूंद की बढ़वार के प्रति अति संवेदनशील हो जाते हैं। अनेक कवकविष जनक जातियां विविध प्रकार के कवकविष उत्पन्न करती हैं, अतः इस बात की पूरी संभावना है कि खाद्य पदार्थों में विभिन्न प्रकार के विषों का सम्मिश्रण हो सकता है जो एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करके स्थिति को और जटिल बनाते हैं। खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख कवकविष विवरण के लिए स्क्रीन को देखिए। 3.3.1 एफ्लाटॉक्सिन। सभी कवकविषों में से एफ्लाटॉक्सिन का अध्ययन सर्वाधिक व्यापक रूप से हुआ है। इसके अस्तित्व का ज्ञान 1960 से है, जब इंग्लैंड में 1 लाख से अधिक टर्की अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से आए मूंगफली का आहार खाने के पश्चात मर गई। इस विषाक्त आहार से एस्परजिलस फ्लेक्स नामक कवक को पृथक किया गया, जो एक विष उत्पन्न करता है, जिसे एफ्लाटॉक्सिन का नाम दिया गया। एस्परजिलस फ्लेक्स टॉक्सिन ए पलाटॉक्सिन
ये यौगिक उच्चस्तरीय प्रतिस्थापित कामरिस होते हैं और इनमें से कम 18 अब तक ज्ञात विषयों से काफी घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। यौगिकों के इस बड़े कुल में से एफ्लाटॉक्सिन भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो एस्परजिलस फ्लेक्स, मक्का और मूंगफली अत्यधिक महत्वपूर्ण फसलें हैं, लेकिन ये गेहूं जैसी शीतोष्ण फसलों में भी पाई जा सकती है। यद्यपि आरंभ में एफ्लाटॉक्सिन का उत्पादन फसलों की कटाई उपरांत उन स्थितियों में समस्या उत्पन्न करने वाला माना गया था जिनमें उत्पाद को अनुपयुक्त तापमान पर और नम स्थितियों में भंडारित किया जाता है, लेकिन अब ये ज्ञात है कि ये यौगिक कटाई से पूर्व भी खेतों में खड़ी फसलों में उपस्थित हो सकते हैं। एफ्लेक्स और ए पैरासाइटिकस अत्यधिक आरंभिक अवस्था में स्वस्थ पौधों को भी संक्रमित कर सकते हैं। जैविक प्रभाव एफ्लाटॉक्सिन एक गंभीर प्रकार के हिपेटॉक्सिन है जो चूहे जैसी कुछ प्राणी प्रजातियों में कैंसरजनक माने गए हैं। एफ्लाटॉक्सिन बी हमारी प्रजाति के लिए गहन विषाक्त है और यकृत नेक्रोसिस के प्रति उत्तरदायी है। एफ्लाटॉक्सिनों के विषविज्ञानी प्रभाव उनके सेवन के बाद हमारी काया में होने वाली चयापचयन की प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं। चित्र 3.1 चित्र 3.1 एफ्लाटॉक्सिन चयापचयन तथा इसके जैविक प्रभाव का प्रदर्शन। विवरण के लिए स्क्रीन को देखिए। जब गाय एफ्लाटॉक्सिन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन कर लेती है तो दूध में एफ्लाटॉक्सिन एम और एम मिल जाता है, यद्यपि एम और एम बी और एम की तुलना में कम आविषालु है, लेकिन इनके प्रभाव से अनेक पशुओं में आविषालु तथा कैंसरजनक प्रभाव उत्पन्न होता है। चूहों के लिए जब इसका सेवन मुख्य मार्ग से होता है तो एएफबी का एलडी 1.2 मी ग्रा है तथा एएफजी के लिए यह 1.5 से 2.0 मी ग्रा होती है। नियंत्रण चूंकि एफ्लाटॉक्सिन व्यापक रूप से अस्तित्व में है और इनमें गहन तथा चिरकालिक दोनों प्रकार की आविषालुता उत्पन्न करने की क्षमता होती है, अतः खाद्य पदार्थों में इनकी उपस्थिति को नियंत्रित करना आवश्यक है। पेनिसिलियम वेरुकोसम विशेष रूप से भंडारित अनाजों से संबंधित होता है, तथापि यह मांस और मछली से भी पृथक किया गया है, लेकिन यह माना गया है कि मांस उत्पादों में ओक्राटॉक्सिन ए की उपस्थिति सामान्यतः जौ जैसे संदूषित पशु आहार का सेवन करने वाले पशुओं की मांसपेशियों, गुर्दे तथा रक्त में संचारित हो जाते हैं। आहार में दूध का सेवन करने से भी ओक्राटॉक्सिन मानव काया में प्रवेश कर सकता है। एस्परजिलस ओक्रासेस कॉफी की फलियों, मसालों, सोयाबीन, मूंगफली, चावल और मक्का में भी बहुत सामान्य रूप से पाया जाता है। ये ताप प्रतिरोधी है और अनाज को भूनने अथवा ऑटोक्लेव करने पर भी नष्ट नहीं होता है। ओक्राटॉक्सिन उत्पन्न करने वाले फफूंद 10 डिग्री से भी कम तापमान पर वृद्धि करने और कवक विष उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। जैविक प्रभाव यह आविषालुता मनुष्यों में धीरे धीरे विकसित होने वाले चिरकाली गुर्दा रोग से संबंधित है, जिसे बाल्कन एंडेमिक नेफ्रोपैथी के रूप में जाना जाता है। इस बात के अनेक प्रमाण हैं कि इसमें कैंसर जनन करने ओक्राटॉक्सिन रोगरोधिता का शमन करती है तथा प्रोटीन जैव संश्लेषण को भी निरोधित करती है। ओक्राटॉक्सिन ए को इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च एंड कैंसर (IRC) द्वारा एक संभावित मानव कैंसरजनक विष के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 7OU ग्रा काया भार की निम्न खुराक से नर चूहों में गुर्दे के नासूर बनते हुए पाए गए हैं। चूहों में मुख्य मार्ग द्वारा इसका सेवन करने पर LD 20 से 22 मी ग्रा पाया गया है। ये यकृत के प्रति विषालुता उत्पन्न करने के साथ साथ गुर्दों में उपस्थित नेफ्रीडिया के प्रति भी आविषालुता उत्पन्न करता है। 50 नियंत्रण एक बार यदि ओक्राटॉक्सिन एक खाद्य पदार्थों में पहुंच जाए तो इसे खाद्य प्रसंस्करण के अधिकांश स्वरूपों द्वारा हटाना दुष्कर होता है। सेम को यदि पानी में डुबोने के बाद पकाया जाए तो उनमें से ओक्राटॉक्सिन की मात्रा काफी कम हो जाती है, लेकिन इस क्रिया से पूरा का पूरा ओक्राटॉक्सिन नष्ट नहीं होता है। सेम में इसके बाद भी आरंभिक ओक्राटॉक्सिन संदूषण की तुलना में 16 से 60% ओक्राटॉक्सिन बना रहता है और यह संभव है कि यह मात्रा नष्ट होने की बजाय सेम से धीरे धीरे रिसकर बाहर निकल जाए। 3.3 पेटुलिन ये पेनिसिलिन, एस्परजिलस और पीसिलियोमाइसिस की अनेक प्रजातियों द्वारा उत्पन्न होने वाला आविषालु और प्रतिजैविक चयापचयज है, लेकिन मानव खाद्य पदार्थों के संदर्भ में पी एक्सपेंसम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो सेब और नाशपातियों को सड़ाने वाला एक रोगाणु है। पेटुलिन एक असंतृप्त लैक्टोज है तथा ये सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होता है और क्षार में अस्थिर तथा अम्ल में स्थिर होता है। अस्तित्व ये फलों पर आधारित व्यापक श्रेणी के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। फलों के रस में पेटुलिन की उपस्थिति इस तथ्य का संकेत है कि फलों का रस घटिया गुणवत्ता के फलों से निकाला गया था जो अवांछित है और अच्छी विनिर्माण प्रथाओं को अपनाकर इससे बचा जा सकता है। ये कवकविष, फफूंद लगी डबल रोटी, सॉसेज, फलों, केला, नाशपाती, अनानास, अंगूर और आड़ू,
तथा अन्य उत्पादों में भी पाया जाता है। 50 जैविक सक्रियता। पेटुलिन का मूषकों में गहन मौखिक एलडी लगभग 20-50 मी ग्रा है तथा इससे टेराटोजेनिक, इम्यूनोटॉक्सिक तथा न्यूरोटॉक्सिक प्रभाव पड़ते हुए देखे गए हैं तथा इससे चूहों में जठरांत्रीय गड़बड़ियां उत्पन्न होती हुई पाई गई है। पेटुलिन पशुओं की काया से अत्यंत त्वरित गति से उत्सर्जित हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप प्राणियों और पौधों की कोशिकाओं में गुणसूत्रीय फेरबदल होते हैं और ये कैंसरजनक पाया गया है। नियंत्रण। पेनिसिलियम एक्सपेंसम द्वारा फफूंदीग्रस्त सिबों में अधिकांश पेटुलिन क्षतिग्रस्त ऊतकों में ही सीमित रहता है और यदि ऐसे क्षतिग्रस्त भागों को फल से हटा दिया जाए तो 90% विष दूर हो जाता है। लेकिन यदि क्षतिग्रस्त भाग के आसपास का लगभग 1 सेंटीमीटर अधिक भाग हटा दिया जाए तो शेष बचे सेब में पेटुलिन की पहचान योग्य मात्रा नहीं रह पाती है। एस्कॉर्बिक अम्ल को भी पेटुलिन का स्तर घटाने वाला पाया गया है। यद्यपि पाश्चुरीकरण से उच्च तापमान जो 90 डिग्री से पर 10 सेकंड के लिए रखा जा सकता है, फलों के रस में पेटुलिन की कुछ मात्रा कम हो जाती है, लेकिन यह मात्रा केवल 20% ही होती है और अत्यधिक संदूषित खाद्य उत्पादों को सेवन करने के लिए उपयुक्त बनाने की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। 3.3.4 अल्टरनेरिया विष। अल्टरनेरिया, ए साइट्री, ए अल्टरनेटा, ए सोलेनी और ए टेन्युइसिमा की कुछ प्रजातियां सेबों, टमाटरों, ब्लूबेरीज तथा अन्य फलों में आविशालु पदार्थ उत्पन्न करती हैं। उत्पन्न आविशों में अल्टरनेरियोल मोनोमिथाइल ईथर अल्टेन्यूइन टेन्युइजोनिक अम्ल तथा आस्टरटॉक्सिन एक सम्मिलित है। 3.3.5 सिट्रिनिन। ये कवकविष पेनिसिलिन सिट्रिनम पी विरिडिकेटम तथा अन्य कवकों द्वारा उत्पन्न होता है। इसे पॉलिश किए गए चावल, फफूंद लगी डबल रोटी, स्थानीय रूप से तैयार किए गए हैम, गेहूं, जई, राई तथा इसी प्रकार के अन्य उत्पादों से प्राप्त किया गया है। ये कैंसरजनक माना गया है। 3.3.6 पेनिसिलिक अम्ल। इस कवकविष के जैविक गुण पेटुलिन के समान होते हैं। यह अनेक प्रकार की फफूंदों द्वारा उत्पन्न होता है जिसमें अनेक पेनिसिलिया तथा एओक्रासेएस समूह के सदस्य भी सम्मिलित हैं। पी साइक्लोपियम एक विख्यात कवकविष उत्पादक है जो मक्का, सेम तथा अन्य खेती की फसलों में पाया जाता है। चूहों में उपत्वचीय मार्ग से इसका एलडी 100 से 300 मी ग्रा है और यह एक प्रमाणित कैंसरजनक है। 3.3.7 स्टेरिगमेटोसिस्टिन। इन कवकविषों की संरचना तथा जैविक एफ्लाटॉक्सिनों के समान है तथा एफ्लाटॉक्सिनों के समान ही ये प्राणियों के यकृत में कैंसर उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। इस विष को उत्पन्न करने वाले प्रमुख जीव एस्परजिलस वर्सिला, ए नाइलेंस एगुलोजस है। अंत पेरिटोनियल इंजेक्शन के द्वारा चूहों के लिए इसका एलडी 60 से 65 मी ग्रा है। 3.3.8 फ्यूजेरियम विष। कवकविष उत्पादक एक अन्य महत्वपूर्ण वंश फ्यूजेरियम है जिसकी अनेक प्रजातियां डिऑक्सीनिवालेनॉल, नियोसोलेनियोल और T2 विष आदि जैसे कवक चयापचयज उत्पन्न करते हैं जो ट्राइकोथेइन कुल के सदस्यों द्वारा स्रावित होते हैं। डिऑक्सीनिवालेनॉल DON अत्यंत सामान्य रूप से पाया जाता है लेकिन थोड़ा कम आविशालु है। ट्राइकोथेइन अनेक प्रजातियों जैसे F ग्रैमिनीरम तथा F कलमोरम द्वारा उत्पन्न होता है। DON का एलडी 70 मी ग्रा है। ट्राइकोथेइन उल्लेखनीय रूप से स्थिर यौगिक हैं और DON मक्का की शुष्क मिलीकरण और नम मिलीकरण दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं में अपना अस्तित्व बनाए रखता है। ब्रेड को बेक करने का भी DON जैसे ट्राइकोथेइन पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। जीराएलिनोन। इसे सर्वप्रथम सुअरों में वल्वोवेजिनाइटिस रोग के लिए उत्तरदायी माना गया था जिसमें बहुत अल्प गहन आविशालुता होती है, लेकिन इस यौगिक के लंबे संपर्क में रहने से प्राणियों में ईस्टेरोजेनिक प्रभाव की आशंका उत्पन्न होती है। इसे मक्का, जौ तथा गेहूं जैसे व्यापक श्रेणी के अनाजों में DON तथा अन्य ट्राइकोथेनों के साथ पाया गया है। मोनोलिफोमिन। इसे सर्वप्रथम देश के दक्षिणी भाग में परती मुरझान रोग से ग्रस्त मक्का के दानों से फ्यूजेरियम मोनोलिफोमे के एक प्रभेद से पृथक किया गया था। चूहों के मामले में मादाओं के लिए इसका एलडी 20.9 मी ग्रा तथा नरों के लिए 29.1 मी ग्रा पाया गया है। आविशालु खुराक के सेवन से संबंधित प्राणी की तत्काल मृत्यु हो जाती है और उसकी काया कोशिकाओं को स्पष्ट क्षति नहीं पहुंचती है। तथापि इसके संपर्क में आने से मायोकार्डियम में गहन अपघटनकारी क्षत रिपोर्ट किए गए हैं। फ्यूमोनिसेंस। मनुष्य स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हाल ही में गुणीकृत किए गए कवकविष फ्यूमोनिसेंस है जो फ्यूजेरियम की F मोनोलिफॉर्म जैसी प्रजातियों से उत्पन्न होते हैं। अनेक कवकविषों के समान फ्यूमोनिसेंस भी ताप के प्रति स्थिर है
और मक्का के दानों के शुष्क प्रसंस्करण तथा ऊष्मा उपचारों के बाद भी अधिक मात्रा में नष्ट नहीं होते हैं। फ्यूमोनिसिन बी जल में घुलनशील है तथा घोड़ों के मस्तिष्क रोग इंसिफेलोमलेशिया, प्रोसीन पल्मोनरी एडिमा सिंड्रोम तथा चूहों में यकृत कैंसर उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी मान लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें दक्षिणी अमेरिका और चीन के कुछ भागों में मनुष्यों में आहारनाल का कैंसर उत्पन्न करने से संबंधित हेतु विज्ञान में सम्मिलित माना गया है। कवकविषों के लिए नियामक सीमाओं की श्रेणी। कवकविष विवरण के लिए स्क्रीन को देखिए। 3.4 बोटुलिज्म। बोटुलिज्म लेटिन शब्द बोटुलिस अर्थात सॉसेज एक तंत्रिका पक्षाघात रोग है जो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम द्वारा उत्पन्न तंत्रिका विष से युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से होता है। 3.4.1 अस्तित्व। क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम एक अवायवीय ग्राम पॉजिटिव बीजाणुजनक छड़ के आकार का जीव है जो सशक्त तंत्रिका विष उत्पन्न करता है। ये जीव तथा इसके बीजाणु प्रकृति में विस्तृत रूप से व्याप्त हैं तथा ये खेतों तथा वन की मिट्टियों, झरनों, झीलों और तटवर्ती जल क्षेत्रों की तलहटियों, मछलियों और स्तनपोषियों के आंत्रनाल तथा कवचमीन के विसरा आंतराग में व्यापक रूप से पाया जाता है। सीरम विज्ञान के आधार पर विषों की विशिष्टता के अनुसार क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम के 7 प्रकारों को पहचाना गया है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। ए, बी, ई, एफ और जी किस्म मनुष्यों में रोग उत्पन्न करती है। किस्म सी मुर्गों, गोपशुओं, मिंक तथा अन्य पशुओं में बोटुलिज्म उत्पन्न करती है तथा किस्म डी से गोपशुओं में चारा विषाक्तता होती है। मृतभोजी होने के कारण ये जीव जीवित प्राणियों पर यदाकदा ही उगता है अथवा विष उत्पन्न करता है। ऐसा ये केवल खाद्य पदार्थों पर उगकर कर सकता है। ये विष साधारण तापरागी प्रोटीन हैं जिन्हें 10 मिनट या इससे अधिक 80 डिग्री से के तापमान पर गर्म करके नष्ट किया जा सकता है। सी बोटुलिनम पुनर्तः विषाणु अणु उत्पन्न नहीं करता है, वरन ये प्रोजेनिटर विष उत्पन्न करता है जो एंजाइमों द्वारा पुनर्तः आविषालु हो जाते हैं। प्रोजेनिटर विष अत्यंत आविषालु अपकर्षणशील विष के रूप में हाइड्रोलाइज होता है तथा लक्षित तंत्रिकाओं तक पहुंचता है, जहां यह मोटर न्यूरॉनों की क्रिया को बाधित करता है और न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन के विमोचन को बाधित करता है। इसके परिणामस्वरूप मोटर न्यूरॉन की सक्रियता के प्रत्युत्तर में मांसपेशियां सिकुड़ती नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप लकवा या पक्षाघात हो जाता है। 3.4.2 प्रकार और लक्षण। विभिन्न प्रकार के बोटुलिज्म को पहचाना गया है। वयस्क, शिशु और घावों में उत्पन्न होने वाले बोटुलिनम। इस विष की अत्यंत अल्प मात्रा, कुछ नैनोग्राम, भी रोग उत्पन्न कर सकती है। वयस्क बोटुलिज्म। इस प्रकार के बोटुलिज्म के लक्षण विषयुक्त खाद्य पदार्थों के सेवन के 12 से 72 घंटों के बीच प्रकट हो सकते हैं। लक्षणों में जी मिचल आना, वमन, थकान, चक्कर आना और सिरदर्द, त्वचा, मुंह और गले का सूखना, कब्ज, ज्वर न होना, मांसपेशियों का लकवा, दोहरी दृष्टि प्रमुख है और अंततः इस रोग से श्वास लेना बंद हो जाता है और मृत्यु भी हो सकती है। इस रोग की अवधि 1 से 10 दिन या इससे भी अधिक हो सकती है, जो पोषक की प्रतिरोध क्षमता तथा अन्य घटकों पर निर्भर करती है। शिशु बोटुलिज्म। बोटुलिज्म के वयस्क स्वरूप में तैयार किए गए विषों का सेवन होता है, जबकि शिशु बोटुलिज्म में जीवनशील बोटुलिनल बीजाणु प्रभावित शिशु के शरीर में पहुंच जाते हैं और वे उसके आंतरिक तंत्र में अंकुरित होकर विषों का निर्माण करते हैं। ये केवल 1 वर्ष तक की आयु के शिशुओं तक ही सीमित है। रोग की गहन अवस्था में संक्रमित शिशु के मल में इसके बीजाणु उच्च संख्या में पाए जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि शहद अथवा अन्य शिशु आहारों में उपस्थित एंडोस्पो को जब शिशु खाद्य पदार्थों के साथ ग्रहण कर लेता है तो ये शिशुओं की आंत में अंकुरित होते हैं। सी बोटुलिनम तब प्रगुणित होकर बाह्य विष उत्पन्न करता है। शिशु को इस अवस्था में कब्ज हो जाता है, वह बेचैनी महसूस करता है और सामान्यतः निर्बल हो जाता है और उसे भूख भी कम लगती है। श्वास क्रिया बंद होने के परिणामस्वरूप शिशु की मृत्यु तक हो सकती है। घावों में उत्पन्न बोटुलिज्म। इस प्रकार का बोटुलिज्म अत्यंत असामान्य है। ये रोग तब होता है जब सी बोटुलिनम स्वयं अथवा अन्य सूक्ष्मजीवों के साथ किसी घाव को संक्रमित करता है और वहां ऐसे विष उत्पन्न करता है जो रक्त के साथ शरीर के अन्य भाग में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार की बोटुलिज्म में खाद्य पदार्थ सम्मिलित नहीं है। 3.4.3 निदान। यद्यपि बोटुलिज्म का निदान केवल नैदानिक लक्षणों से किया जा सकता है, लेकिन अन्य रोगों से इसे विभेदित करना कठिन है। प्रयोगशाला में बोटुलिज्म की नैदानिक पहचान पुष्ट करने का सबसे प्रभावी तरीका रोगी के सीरम अथवा उसके मल या रोगी द्वारा सेवन किए गए भोजन में विष की उपस्थिति की पहचान करना है। को 3.4.4 बोटुलिज्म के प्रति उत्तरदायी खाद्य पदार्थ। बोटुलिज्म में सम्मिलित खाद्य पदार्थों की किस्में खाद्य परिरक्षण तथा विभिन्न क्षेत्रों के निवासियों के खाद्य स्वभावों के अनुसार अलग अलग होती है।
कोई भी खाद्य पदार्थ जिससे विष उत्पन्न होता है, जब प्रसंस्कृत किया जाता है और उसमें बीजाणु जीवित बचे रहते हैं तथा उसे सेवन से पूर्व पर्याप्त रूप से गर्म नहीं किया जाता है, बोटुलिज्म का कारण बन सकता है। लगभग सभी प्रकार के ऐसे खाद्य पदार्थ जो अत्यधिक अम्लीय नहीं होते हैं, pH 4.6 से अधिक सी बोटुलिनम की वृद्धि में सहायक होते हैं और विष उत्पन्न करते हैं। बोटुलिनल विष विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों जैसे डिब्बाबंद मक्का के दानों, काली मिर्च, हरी बीन्स, सूप, एस्पेरेगस, सुम्बियो पालक, ना मछली, हैम, सॉसेज तथा धूमित और लवणीकृत मछलियों में पाए जाते हैं। 3.4.5 प्रकोप के लिए आवश्यक स्थितियां। बोटुलिज्म के प्रकोप के लिए आवश्यक स्थितियां निम्न है। 1. सेवित किए गए अथवा किसी भी रूप में प्रसंस्कृत किए जाने वाले खाद्य पदार्थों में सी बोटुलिनम की किस्म ए बी अथवा ई के बीजाणुओं की उपस्थिति। 2. ऐसा खाद्य पदार्थ जिसमें बीजाणु अंकुरित हो सकते हैं तथा क्लोस्ट्रिडिया उगकर विष उत्पन्न कर सकते हैं। 3. जीव के बीजाणुओं का अस्तित्व बनाए रखना, उदाहरणतः डिब्बाबंदी के पूर्व खाद्य पदार्थ को अपर्याप्त रूप से गर्म करना अथवा अपर्याप्त प्रसंस्करण, अन्यथा कुछ और कारण। 4. प्रसंस्करण के पश्चात ऐसी पर्यावरणीय दशाएं जो बीजाणुओं के अंकुरण तथा जीव द्वारा विष उत्पन्न करने में सहायक होती है। 5. विष को निष्क्रिय करने की दृष्टि से खाद्य पदार्थों को पूरी तरह न पकाना। 6. विष से युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन। 3.4.6 बचाव और नियंत्रण। बोटुलिज्म से बचाव तथा इस रोग से निरोग होने में निम्न घटक सम्मिलित हैं। 1. खाद्य उद्योग द्वारा सुरक्षित खाद्य प्रसंस्करण प्रथाओं का सख्ती से पालन करना। 2. जन सामान्य को खाद्य पदार्थों के घर में सुरक्षित रूप से परिरक्षण, डिब्बाबंदी की विधियों के संबंध में शिक्षित करना। 3. 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं को शहद न खिलाना। 4. किसी संदेहास्पद गंध से युक्त किसी भी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ को न चखना। 5. बोटुलिज्म के उपचार में बोटुलिनल को तत्काल दिए जाने तथा गहन देखभाल, जिसमें यांत्रिक विधि से सांस दिलाना भी सम्मिलित है, की अनुशंसा की जाती है। 3.5 स्टेफाइलोकोकल खाद्य विषाक्तता। स्टेफाइलोकोकल खाद्य विषाक्तता स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के आंतरिक विषजनक प्रभेद द्वारा उत्पन्न आंतरिक विषयुक्त खाद्य पदार्थ के सेवन के परिणामस्वरूप होती है। यह अनुचित रूप से भंडारित अथवा पकाए गए ऐसे खाद्य पदार्थों, विशेषकर हैम, प्रसंस्कृत मांस, चिकन, सलाद, पेस्ट्रीज और आइसक्रीम के सेवन से होती है, जिनमें एस. ऑरियस उग गया हो। एस. ऑरियस एक ग्राम पॉजिटिव जीव है जो ताप, शुष्कन तथा किरणन के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है। यदि इस जीवाणु को कुछ खाद्य पदार्थों में ऊष्मायित होने अथवा उगने दिया जाता है तो ये ताप स्थायी आंतरिक विष उत्पन्न करते हैं जो खाद्य पदार्थ को खतरनाक बना देता है। 6 विभिन्न प्रकार के आंतरिक विषों की पहचान की गई है और इन्हें ए, बी, सी, डी, ई और एफ नाम दिया गया है। 3 मई 2001। अस्तित्व। स्टेफाइलोकोकी वायु, धूल, मलजल, सीवेज, जल, दूध तथा अन्य खाद्य पदार्थों अथवा खाद्य पदार्थ तैयार करने वाले उपकरणों, पर्यावरण की सतहों मनुष्यों तथा पशुओं में पाए जाते हैं। मनुष्य और अन्य पशु इसके प्राथमिक भंडारागार है। स्टेफाइलोकोकी मनुष्यों के नासिका मार्ग तथा कंठ और बाल व त्वचा पर उपस्थित होते हैं और 50% या इससे अधिक स्वस्थ व्यक्तियों पर ये पाए जाते हैं। खाद्य पदार्थों की व्यापक श्रेणियां स्टेफाइलोकोकल खाद्य विषाक्तता उत्पन्न करती हैं। इन खाद्य पदार्थों में है टर्की, चिकन और चिकन सलाद, बेक किए गए उत्पाद, विशेषकर क्रीम से भरी हुई पेस्ट्रियां, तत्काल खाने के लिए तैयार मांस, सॉसेज आदि, पहले से पकाकर हिमित किए गए खाद्य पदार्थ तथा डेयरी उत्पाद प्रमुख हैं। एस. ऑरियस की कोशिकाएं अनेक ग्राम नेगेटिव खाद्य पदार्थ उत्पन्न करने वाले जीवों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोधी होती है। मानवों में इसकी आविषालुता एस. ऑरियस के प्रभेद से उत्पन्न आंतरिक विष युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन के परिणामस्वरूप होती है। ऐसा विशेषकर ऐसे खाद्य पदार्थों के सेवन से होता है जिन्हें पर्याप्त उच्च 60 डिग्री से अथवा अधिक अथवा पर्याप्त ठंडे 7.2 डिग्री से अथवा इससे कम तापमान पर नहीं रखा जाता है। हिमीकृत खाद्य पदार्थों में यह जीव 10 डिग्री से के तापमान पर भी जीवित रह सकता है। वास्तव में जिन खाद्य पदार्थों में शर्करा की मात्रा अधिक होती है तथा अंडों व फास्फेटों तथा प्रोटीन जैसे बफरिंग घटकों में सामान्यतः एस.
ऑरियस का अस्तित्व लंबे समय तक बना रहता है। 9.5% से कम लवण सांद्रता, 20 डिग्री से अधिक तापमान तथा 6 से 8 के बीच पीएच इस जीव की वृद्धि तथा इसके द्वारा अंतर्विष निर्माण की दृष्टि से बहुत अनुकूल है। 3 मई 2002 लक्षण। किसी संदूषित खाद्य पदार्थ में विष की 1 माइक्रोग्राम से कम मात्रा भी स्टेफाइलोकोकल आविषालुता के लक्षण उत्पन्न करती है। विषाक्त प्रभाव तब होता है जब प्रति ग्राम पदार्थ में एस. ऑरियस की संख्या 1 लाख से अधिक हो जाती है। स्टेफाइलोकोकल खाद्य विषाक्तता के लक्षण सामान्यतः संदूषित खाद्य पदार्थ के सेवन के 1 से 6 घंटों के बीच विकसित होते हैं। विशिष्ट लक्षणों में उदर पीड़ा, अतिसार, यमन, पसीना आना, सिरदर्द, घबराहट, जी मिचलाना और कभी-कभी शरीर का तापमान बहुत कम हो जाना जैसे लक्षण प्रमुख हैं। स्टेफाइलोकोकल खाद्य विषाक्तता से होने वाली मृत्यु दर स्वस्थ व्यक्तियों के मामले में लगभग नगण्य है। 3.5 3 निदान। इसका निदान लक्षणों अथवा छोड़े गए भोजन और रोगी के मल कल्चर से प्राप्त जीवाणुओं के प्रयोगशाला निदान के आधार पर किया जाता है। खाद्य पदार्थों में अंतर्विष की पहचान प्राणी आविषालुता परीक्षणों द्वारा की जा सकती है। 3 मई 2004 संक्रमित होने वाले खाद्य पदार्थ। स्टेफाइलोकोकल खाद्य विषाक्तता से बहुधा संक्रमित होने वाले खाद्य पदार्थों में मांस उत्पाद, कुक्कुट उत्पाद तथा अंडों से तैयार उत्पाद, अंडे, टूना मछली, चिकन, आलू और मैक्रोनी, क्रीम वाली पेस्ट्रियों जैसे बेकरी उत्पाद, क्रीम पाई, चॉकलेट एक्लेयर, भरे हुए सैंडविच, दूध और डेयरी उत्पाद प्रमुख हैं। जिन खाद्य पदार्थों को तैयार करते समय विशेष साज संभाल की आवश्यकता होती है और जो स्टेफाइलोकोकल खाद्य विषाक्तता से बहुधा ग्रस्त हो जाते हैं, उनके संबंध में पहले बताया जा चुका है। 3 मई 2005 प्रकोप के लिए आवश्यक स्थितियां। स्टेफाइलोकोकल खाद्य विषाक्तता के प्रकोप के लिए आवश्यक स्थितियां निम्नानुसार हैं। 1. खाद्य पदार्थ में अंतर्विष उत्पन्न करने वाले स्टेफाइलोकोकी अवश्य होने चाहिए। ही पीपल्स। 2. खाद्य पदार्थ स्टेफाइलोकोकी द्वारा विष उत्पादन तथा इन जीवों की वृद्धि हेतु अच्छा कल्चर माध्यम होना चाहिए। 3. तापमान कोकी की वृद्धि के लिए अनुकूल होना चाहिए तथा अंतर्विष उत्पादन हेतु जीव को पर्याप्त समय मिलना चाहिए। 4. विषयुक्त खाद्य पदार्थ का सेवन किया जाना चाहिए। 3 मई 2006 बचाव और नियंत्रण। स्टेफाइलोकोकल खाद्य विषाक्तता से निम्न उपाय अपनाकर बचा जा सकता है। 1. खाद्य पदार्थ को एस. ऑरियस से संदूषित न होने दें। 2. खाद्य पदार्थों को पर्याप्त रेफ्रिजरेट करके तथा उनके उच्च अम्लीय पीएच को समायोजित करके स्टेफाइलोकोकी की वृद्धि को रोक दें। 3. संदेहास्पद खाद्य पदार्थों को 12 से 15 मिनट तक तेजी से 65 से 70 डिग्री से के तापमान पर गर्म करके खाद्य पदार्थ में उपस्थित स्टेफाइलोकोकी को मार दें। 4. श्रेष्ठ व्यक्तिगत स्वच्छता खाद्य पदार्थों की साज संभाल करने वाले व्यक्तियों की त्वचा पर पड़े क्षतों, मुहासों, छालों तथा नाक से होने वाले स्राव स्टेफाइलोकोकी का समृद्ध स्रोत हैं और इनसे बचा जाना चाहिए। 5. क्रीम लगी पेस्ट्रियों, मांस, सलाद तथा ऐसे उत्पादों को लंबे समय तक कक्ष तापमान पर भंडारित नहीं करना चाहिए जिन्हें न्यूनतम ताप उपचार दिया गया हो। 3.6 सारांश। इस इकाई में हमने ऐसे खाद्य वाहित आविषालुताओं का वर्णन किया है जो फफूंदों या कवकों, एस्परजिलस नाइजर पेनिसिलियम प्रजातियों अथवा जीवाणुओं, सी बोटुलिनम और एस. ऑरियस द्वारा उत्पन्न विषों के सेवन के परिणामस्वरूप होते हैं। यह बताने का प्रयास किया गया है कि इस प्रकार के रोगों के प्रकोप के लिए प्रमुख स्थितियां कौन-कौन सी हैं।
तथा इन रोगों का निदान किस प्रकार किया जा सकता है और इस प्रकार के रोगों के प्रकोप से बचने के लिए कौन से सुरक्षात्मक उपाय अपनाए जाने चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।